मैं प्रियंका शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और इस किताब का एक अंश पढ़ें। प्रियंका जी जानी मानी रंगकर्मी और निदेशक हैं। तफरीह नामक कार्यक्रम जो पिछले कुछ समय से आयोजित होता रहा है समय समय पर, वो भी प्रियंका जी की ही देन है। प्रियंका जी, वेलकम। आप सभी को बेसब्री से इंतजार होगा, तो शुरू करते हैं। पहला अंश। दोपहर को हमें यानी योनी और तंती लेने आ गए। हम जा रहे थे उनके दोस्त मिया और युक्का के घर। यहाँ बोलचाल में नाम के पहले अक्षर पर बहुत जोर होता है और दूसरे पर ना के बराबर। जैसे युक्का को इंग्लिश में लिखेंगे JUKKA और योनी को JOUNI। तिया और तंती बोलते वक्त ती पर कुछ देर रुको और फिर जल्दी से बचा हुआ बोल दो। तिया, तीनती, मिया, योनी, युक्का। सबको पता लग चुका था कि भारत देश से कोई लड़की उनके गांव आई है। शायद किसी इंडियन से ये उनकी पहली मुलाकात होगी। युक्का हंस रहा था कि उनका गांव अब इंटरनेशनल हो गया है। वहां दूर दूर से लोग आने लगे हैं और उसका घर अब इस गांव का हाईलाइट होगा। मिया और युक्का लकड़ी के एक बड़े से घर में रहते हैं। युक्का कब्रिस्तान में काम करता है जहां उन दोनों की मुलाकात हुई। मिया तब 18 साल की थी और युक्का उसे 14 साल बड़ा। प्रेम हुआ और दोनों एक साथ रहने लगे। मिया के घर वालों को युक्का की उम्र को लेकर थोड़ी फिक्र हुई, लेकिन उससे मिलकर वो बड़े खुश हुए और निश्चित ये घर युक्का का है। एक पुराना घर खरीदकर उसने इसे रेनोवेट किया है। युक्का घर और बाहर दोनों के कामों में काफी निपुण है। वो खाना भी बना लेता है, देसी दारू भी, घर की छत भी और लकड़ी का फर्श भी। मुर्गी भी पाल लेता है और खरगोश भी। खेत भी जोत लेता है और कब्र भी खोद लेता है। एक्टिंग करने का शौक है तो कभी कभी थिएटर और टीवी नाटकों में भी काम कर लेता है। मिया क्यों युक्का के प्रेम में पड़ी, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। दोनों 10 साल से साथ में हैं और अभी शादी करने की जरूरत महसूस नहीं करते। अभी हमारे पास 5 बिल्लियां हैं जो हमारे बच्चों जैसी हैं, मिया कहती है। शायद कुछ साल बाद वो बच्चे पैदा करने की सोचें, तब क्या पता शादी भी कर ले। मैंने सुना है शादी करने से कुछ चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। वो मुस्कुराते हुए आगे जोड़ती है, हाँ, और शायद कुछ चीजें मुश्किल भी हो जाती हैं। मैं मन ही मन सोचती हूँ, इस गांव में जितने भी कपल्स के घर में गई, उनमें से किसी की भी शादी नहीं हुई है। क्या शादी सिर्फ समाज की देन है? क्या सच में इसकी कोई ठोस जरूरत नहीं है? जब तक ना हो लगता है कि कब होगी, और जब हो जाए तो लगता है इतनी भी क्या जरूरत थी। शादी के 10-12 साल बाद शायद ही ऐसा कोई जोड़ा होगा जो शादी के गुण गाता हो, लेकिन हम सब कुंवारों की शादी करा देना चाहते हैं। अजीब बात है कि हमारे समाज ने इस विवाह शादी नाम की संस्था का दूसरा विकल्प नहीं ढूंढा या स्वीकारा, जबकि बहुतेरी दुनिया में शादी धीरे धीरे पुराने जमाने की बात होती जा रही है। जाने क्यों हमें लगता है कि इसके बिना पूरा समाज बिखर जाएगा। क्या बिना ब्याहे हम हेडलेस चिकन की तरह इधर उधर घूमेंगे? क्यों करते हैं हम शादी? हमारे समाज में 2 तरह की शादियां हैं, अरेंज और लव। अरेंज में उम्र पहला कारण है। उम्र हो गई, शादी की, जल्दी कर दो। ये उम्र 18 से 30 के बीच कोई भी हो सकती है। और दूसरा कारण खास तौर पर लड़कों से जुड़ा है। अजय सुधर जाएगा, शादी करा दो, टाइम पे रोटी खा लेगा, ब्याह कर दो। लड़कियों के लिए तो ज्यादातर घर वालों की इज्जत का मसला होता है। जवान बेटियां हैं घर पे, लड़की बड़ी हुई मतलब हमने मान लिया कि अब हमें बाहर वालों से खतरा है। और कौन है ये बाहर वाले? घर से बाहर तो समाज ही है ना, मतलब हमें समाज से खतरा है। हाँ, फिर भी हम उसी समाज को वैसा का वैसा बचाए रखना चाहते हैं। गजब बात है। हमें पता है हमारे समाज में हर उम्र की लड़की को खतरा है, क्या जवान क्या बच्ची। शादीशुदा को भी खतरा है, अकेली का हाल क्या कहना। हर समय हर जगह खतरा है, घर में बाहर। ये कौन लड़कियां हैं? ये हमारी लड़कियां हैं। ये खतरा पैदा करने वाले कौन हैं? ये हमारे ही बाप भाई, अपने रिश्तेदार हैं। फिर भी हम इस समाज को बदलते देखना नहीं चाहते। जाति, धर्म, गोत्र और तो और क्लास की जकड़बंदी से बाहर निकलकर नहीं सोचना चाहते। दूसरी तरह की शादी है हमारे यहाँ लव मैरिज, जिसे ज्यादातर प्रेमी साथ रह पाने के लिए करते हैं। हमारे समाज में प्यार करने के लिए, एक साथ होने के लिए
सेक्स करने के लिए परमिशन लगती है। एक लड़के और एक लड़की का प्रेम में होना काफी नहीं है। लड़की किसके साथ प्रेम में है, किसके साथ होना चाहती है, इससे उसके भाई, बाप, चाचा, ताऊ सबको फर्क पड़ता है। बहन अपने प्रेमी के साथ रहने लगे तो भाई की इज्जत को खतरा हो जाता है। भाई नहीं है तो बाप की पगड़ी उछल जाती है, बाप भी नहीं है तो रिश्तेदार, यहां तक कि पड़ोसी भी अपनी अपनी नाक की फिक्र में पड़ जाते हैं। मैं अपने समाज के एक ऐसे आदमी को जानती हूं जिसने आज तक अपनी बेटी से इसलिए बात नहीं की क्योंकि उसने प्रेम विवाह किया और उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। और ये वही आदमी है जिसने मुझे बचपन में मेरे ही घर में मोलेस्ट किया था। ऐसे समाज को आप बचाना चाहते हैं? गजब ही है। मैं तो माचिस लिए तैयार रहती हूँ। कई बार लगता है इसे बदलना नहीं, फूकना पड़ेगा, तब जाकर एक नए समाज की जगह बनेगी। मिया और युक्का को नहीं पता सामाजिक दबाव किस चिड़िया का नाम है। कभी कभी सोचती हूँ कैसा होता होगा ऐसे बिना दबाव के रहना। आज युक्का और मिया के घर डिनर है, लेकिन अभी उसमें काफी वक्त है। युक्का हमें अपनी बहन ईर्जा के घर ले जाने को न्योता देता है। ईर्जा किसान है और कुछ ही किलोमीटर दूर रहती है। हम 6 लोग 2 गाड़ियों में निकल पड़ते हैं। वो बड़े चाव से हमसे मिलती है, हमें अपने फार्म का टूर देती है। लकड़ी का बना एक बड़ा सा घर है। अहाते में एक ट्रैक्टर और खेत में काम करने वाली कुछ और मशीनें हैं। घर के आगे पीछे बाड़े हैं जिनमें सुअर और खरगोश हैं। खुले में मुर्गियां और बतखें टहल रही हैं। सबके नाम रखे गए हैं और ईर्जा उनके नाम ले लेकर हमसे मिलवा रही है। घर की दाहिनी तरफ गायों का बाड़ा है। उनके पास 10-12 गायें हैं और दूध बेचने के काम भी करती हैं। दूध मशीनों से निकाला जाता है, एक बड़े से ड्रम में इकट्ठा किया जाता है। वो ड्रम दूध को ठंडा भी रखता है। गायों के लिए घूमने फिरने की पूरी जगह है। इंसान और जानवर का एक रिश्ता है यहाँ जो कुछ कुछ अपने देश जैसा है। यहाँ मेरी बुआ की गाय का नाम सुंदरी है और बछड़े का सुंदरलाल। बुआ को सिर्फ अपने जानवरों की सेहत का ही नहीं, मूड का भी ख्याल रहता है। एक दूसरे के बिना उनका दिल नहीं लगता। फिनलैंड में अपने यहाँ की ही तरह अभी छोटे किसान बचे हैं। बाकी अमेरिका, इंग्लैंड में तो किसान रहे नहीं, अब वहां इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए हैं। छोटे किसान धीरे धीरे खत्म हो गए हैं। यहाँ भी धीरे धीरे लोग खेतों से दूर जा रहे हैं। गांव के लोग बताते हैं कि अब यहाँ जवान पॉपुलेशन बहुत कम है। जो बच्चे एक बार बाहर पढ़ने या काम करने चले जाते हैं वो वापस आना पसंद नहीं करते। गांव वालों को फिक्र है कि धीरे धीरे ये गांव सिर्फ बूढ़ों का गांव बनकर रह जाएगा। हमारे यहाँ भी खेती मजबूरी का ही दूसरा नाम है। नौकरी और किसानी के बीच कोई विरला ही किसानी चुनेगा। ईर्जा अपने पति से अलग हो चुकी है और अकेले खेती करती है। उसके बच्चे भी दूर शहर के कॉलेज में पढ़ते हैं और कभी कभार ही घर आते हैं। एक बॉयफ्रेंड है उसका जो अभी अभी उसके साथ रहने आया है। युक्का और उसकी बहन की आपस में अच्छी बनती है। जरूरत पड़ने पर वो एक दूसरे के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा उनमें लेन देन का कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ कोई सीधा कौथली भात संक्रांत के रिवाज नहीं है। दोनों में सिर्फ प्रेम का रिश्ता है। जमीन जायदाद के बराबर अधिकार है। बहन को खेती पसंद है तो वो खेती करती है, भाई को नहीं है तो वो नहीं करता। ऐसा नहीं कि भाई करोड़ों की जमीन पर कुंडली मारकर बैठ गया है और होली दिवाली पर कभी कभार बहन को 2 जोड़ी सूट दे आता है, या पुरखों के घर का कब्जा कर लिया है और 50,000 का भात भर देता है। बहन गलती से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग ले तो बुरी हो जाती है। कानून होते हुए भी हमारा समाज बराबर के हक हजम नहीं कर पा रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड डेवलप्ड नेशन सिर्फ पक्की सड़कों, साफ सफाई और बुलेट ट्रेन से नहीं बनता। आज के दिन भी अपने देश में मैं कितनी ही लड़कियों को जानती हूँ जो खुशी खुशी अपने हिस्से की प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम कर देंगी, क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि भली लड़कियां ऐसे ही करती हैं। कानून होते हुए भी हम अपना हक नहीं मांग सकते, तो झोल कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों और शिक्षा में है। लड़की के मन में छुटपन से ही कूट कूट कर ये बात भर दी जाती है कि वो इस घर में मेहमान है, उसे पराये घर जाना है। चाहे माँ बाप कितना भी प्रेम करने वाले हों, उनके मन में भी समाज ने यही बात भरी हुई है कि लड़कियां पराई होती हैं। मायके में वो पराई होती हैं, ससुराल आपको पता ही है कि कितना अपना होता है उनका। किसी घर को हक से खुलकर अपना कह पाएं, इसके मौके कब मिलते हैं लड़कियों को? बिना हकदारी के तो कभी भी निकाली जा सकती हैं। निकाले जाने के इसी डर में उनकी पूरी उम्र दूसरों को खुश करने में बीत जाती है और फिर कहा जाता है औरतें चालाक होती हैं।
ईर्जा ने हमारे लिए ताजे दूध की कॉफी बनाई, घर में बना केक और मलाई भी खिलाई। अब बारी थी योनी और तिनती के घर जाने की। मुझे एक एक बार सब अपने घर ले जाना चाहते थे। मैं भी सबका घर देख लेना चाहती थी। योनी और तिनती ने अभी अभी साथ में ये घर खरीदा है। दोनों पास वाले शहर में नौकरी करते हैं। उनका घर ऑफिस जाने वाले लोगों जैसा ही है। एक ड्राइंग रूम, सोफे, कुर्सियां और पर्दों से सजा हुआ। एक बेडरूम, एक गेस्ट रूम और 2 बिल्लियां। जी हाँ, यहाँ सबके पास बिल्लियां हैं। 1-2 नहीं, कई कई। ये बताने की जरूरत नहीं है कि शादी उन्होंने भी नहीं की है। मैं बिल्लियों की बात नहीं कर रही। फिलहाल घर सजाने का काम चल रहा है। पेंट करना, बुक शेल्फ बनाना, वॉलपेपर लगाना और छोटी मोटी प्लम्बिंग जैसे कामों में यहाँ के लोग खुद माहिर हैं। वो वीकेंड पर आजकल यही कर रहे हैं। मदद कराने के लिए दोस्त भी आ जाते हैं और सब मिलकर घर बनाते हैं। मैं कब बुक शेल्फ बनाना सीखूंगी। अब हम निकल लिए शहर की तरफ। ईसो कायरो जिन के लिए मशहूर है। हम उस लोकल जिन डिस्टिलरी में जा पहुंचे जहां पब भी है। फिनलैंड काफी महंगा देश है। यूं सब नॉर्डिक देश महंगे ही हैं। हम सब ने अपने अपने लिए जिन टॉनिक खरीदी। यहाँ किसी ने एक दूसरे के लिए पे करने का ऑफर नहीं दिया। सबने लाइन में खड़े होकर अपनी अपनी ड्रिंक के पैसे चुकाए और ये किसी के लिए अजीब नहीं था सिवाय मेरे। अब हमें बहुत पसंद है खाना और खिलाना, ट्रीट देना और लेना। हमारी तो दोस्तियां इसी बात पर बन बिगड़ जाती हैं। यूं अपने लिए लाइन में खड़े होकर ड्रिंक खरीदना मुझे तो काफी रूखा जान पड़ा। हम काफी देर तक पब में लाइव म्यूजिक सुनते रहे। मैंने और तिया ने एक दूसरे के साथ डांस किया। मुझे कुछ कुछ एक्सोटिक टाइप की फीलिंग आ रही थी। मैं सबसे अलग दिख रही थी, जैसे कोई गोरा हमारे हरियाणा के गांव में आ जाए। एक अनजान शहर के पब में अनदेखी ना होने का अपना सुख है। काफी अटेंशन एंजॉय करने के बाद अब टाइम था डिनर के लिए वापस मिया और युक्का के घर जाने का। तो ये था पहला अंश। और अब पढ़ते हैं दूसरा अंश। सॉरी, आपको लास्ट मिनट लिख रही हूँ, लेकिन क्या मैं आपके पास आकर रुक सकती हूँ? आप अकेली लड़की हैं जिसने मेरी काउच सर्फिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है। बाकी 75 सिर्फ लड़के हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे लड़कों से कोई डर है। मैंने एक लड़के के साथ रहना तय भी कर लिया था जो अपने भाई के साथ एक शहरी कॉलोनी में रहता है। उसकी भाषा मुझे ठीक लगी और उसके पास रुके लोगों, जिनमें ज्यादातर लड़कियां थीं, के रिव्यूज भी पॉजिटिव थे। लेकिन इस्तांबुल में आए मुझे आधा दिन हुआ है और एक लड़की के साथ रुकने के अपने फैसले पर मुझे शक होने लगा है। ऐसा क्या हुआ है मेरे साथ इन कुछ घंटों में कि मुझे उस लड़की को लिखना पड़ा और अपना फैसला बदलने पर मैं मजबूर हो गई। अपने होस्ट के घर जाने का समय हो गया है और मैं हिचकिचा रही हूँ, डर रही हूँ, घबरा रही हूँ। ये मेरा पहला ट्रिप नहीं है। ये मेरा लगातार 4थे साल का सोलो ट्रिप है। मैं लगभग पूरा यूरोप अकेले घूम चुकी हूँ और हर देश में अलग अलग लोगों के साथ रुकी हूँ। कभी अकेले लड़के, कभी पूरा परिवार, कभी अकेली लड़कियां और कभी कभार किसी पार्क या रेलवे स्टेशन पर भी। जब मैं घूमती हूँ तो लोकल लोगों के साथ रुकती हूँ। काउच सर्फिंग वेबसाइट पर उनको रिक्वेस्ट लिखती हूँ और उनसे बातचीत करके रिव्यू पढ़ के उनके साथ ठहरना डिसाइड करती हूँ। ये इतना आसान भी नहीं होता है। कभी कभार 10-20 रिक्वेस्ट भेजो तो कोई एक एक्सेप्ट होती है। कभी कभी एक भी नहीं होती तो और 20-30 भेजती हूँ। इस्तांबुल आने से पहले एथेंस शहर में बड़ी मुश्किल से एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई थी। इस्तांबुल का काउच सर्फिंग अनुभव एकदम न्यारा था। मैंने वेबसाइट पर अपना एक ओपन रिक्वेस्ट डाली थी, जिसका मतलब है कि आप किसी एक इंसान को नहीं लिखते, बस वेबसाइट पर डाल देते हो कि आप उस शहर में आ रहे हो और अगर कोई भी आपको होस्ट करना चाहता है तो लिखे। मेरे पास होस्ट करने वालों की लाइन लग गई। सच में इतने सारे लोगों ने पर्सनल मैसेज भेजे कि वो मुझे होस्ट करना चाहते हैं। मैसेज भेजने वाले सब के सब लड़के। इसमें कोई हैरत नहीं थी। लड़कियां यूं ओपन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती। ऐसा तजुर्बा मुझे हर देश में हुआ है। रोज 20 लड़कों के मैसेज आने लगे अपने पास रुकने के लिए। मैंने एक प्रोफाइल की थोड़ी जांच पड़ताल करके उसे लिख दिया कि मैं फलाना तारीख को आऊंगी और 4-5 दिन रुकूंगी। उसके बाद भी जब मैसेज आने बंद नहीं हुए तो मैंने अपनी पब्लिक रिक्वेस्ट हटा ली। लड़कों के इन ढेरों मैसेजेस में एक लड़की का भी मैसेज था।
लेकिन मैं पहले ही किसी और को लिख चुकी थी और उसका जेंडर मेरा फैसला बदलने की वजह नहीं होना चाहिए। पर अब मैं सिर्फ उसके जेंडर के कारण अपना निर्णय बदलना चाहती हूँ। यूरोप घूमते घूमते मैं ऊब गई थी। इस्तांबुल में कदम रखते ही लगा कि ये न्यारा है। इसका तो हवाई अड्डा भी मीना बाजार सा था। लगभग 2 घंटे के बस और मेट्रो के सफर के बाद मैं शहर के बीच शोले पहुंची। मेरी टिकट से मेट्रो का दरवाजा नहीं खुला तो पानी बेचते एक आदमी ने कहा, खलास। मैंने दरवाजे के ऊपर से छलांग लगाई तो वो हंसने लगा। मैंने पानी खरीद लिया। मुझे बाद में समझ आया कि हमारे और तुर्की के कितने सारे शब्द एक जैसे हैं, जैसे किताब को किताब, दामाद को दामाद, इश्क को अश्क, कबाब को केबाब, बाजार को बाजार, सुबह को सभा, जहर को जहिर, पापा को बाबा, इंसान को इंसान, जमाना को जमाना, दोस्त को दोस्त, दुश्मन को दुश्मन और इशारा को इशारा, और भी कितना सारा। भाषा जरूरत है अपने को कहने की, दूसरे को समझने की। अपने देश, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति पर गर्व वाली बातें मुझे फूहड़ लगने लगी हैं। गर्व एक राजनीतिक इमोशन है। सूरज चढ़ रहा था, भीड़ भड़ाका था, हवा में मीठी सी कोई महक घुली थी। मैं उसका पीछा करते करते एक हलवाई की बड़ी सी दुकान के सामने जा पहुंची। दुकान में तरह तरह की रंग बिरंगी मिठाइयां शीशे के शोकेस में सजी थीं, बिल्कुल अपने यहाँ के हलवाइयों की दुकान जैसी। कई बड़ी परतों में मिठाइयां शोकेस के ऊपर भी रखी हुई थी ताकि ग्राहक चख ले। 2 माले की इस दुकान में दूसरा माला यहीं बैठकर खाने और चाय कॉफी पीने के लिए था, कैफे जैसा। मैं कश्मकश में थी कि भूख तो लगी है, लेकिन भूख मिठाई खाकर मिटानी है या तुर्की खाना। इसी कश्मकश में मेरे हाथ खुली परात की तरफ बढ़ गए और मैंने मिठाई का एक टुकड़ा उठा लिया। चाशनी में लिपटे काजू और पिस्ते अपने करारे खोल के साथ मेरे मुंह में घुल गए। 12:55 हुए थे। पूरा शहर अजानों से गूंज उठा। उस लड़की का तुरंत मैसेज आ गया। उसने लिखा कि उसे अंदाजा था कि मैं उसे लिखूंगी। कोई भी परेशानी है तो मैं बिना सोचे उसके पास चली आऊं। वो शहर के बाहरी इलाके में रहती है। क्या करूं? उसकी बातों से तो ये साफ है कि वो मुझे अकेली का अनुभव नहीं है। अगर ये एक लोकल लड़की कह रही है कि उसे आभास था, इसका मतलब है उसे भी पता होगा अपने शहर और इसमें रहने वाले लोगों के बारे में। तो क्या मुझे उसके पास चले जाना चाहिए? अभी रुकते हैं कुछ बातचीत के लिए, इसके आगे फिर प्रियंका जी बहुत धन्यवाद। हम सब लोग सुनना चाहते हैं, समय की सीमा है।